नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे सबसे पहले सूरजपुर से बड़ी खबर की। जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने इसका विरोध दर्ज करवाया। जिला अस्पताल में काली पट्टी बांधकर विरोध लगातार अब किया जा रहा है। आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। घटना की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कब डॉक्टर्स की तरफ से आंदोलन जारी किया गया और दूसरी तरफ तस्वीरें इस घटना के विरोध में ही डॉक्टर्स की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई है और इसी के विरोध में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी काली पट्टी लगाकर इस घटना का विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अगर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन भी किया जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से, ये भी चेतावनी। सहयोगी वरुण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर और क्या अभी तक कार्रवाई की ओर कोई कदम उठाया गया है? अवंतिका, देखिए, जब त्योहार पर्व की बात होती है, इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर्स होते हैं, तो ऐसे में कल होली के शाम जब एक डॉक्टर्स के साथ मरीज के साथ आए कुछ लोगों ने मारपीट कर दिया, उसके बाद से आक्रोशित पूरे स्वास्थ्य विभाग का अमला, पूरे जिले भर के ही जो स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सक वो आक्रोशित हैं, क्योंकि शिकायत और अपराध दर्ज होने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और जो पुलिस की कार्यशैली है उसको लेकर भी डॉक्टर नाराजगी जाहिर करते आए, क्योंकि 5 से 6 लोगों के द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई और फिलहाल 2 लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं, लेकिन लिहाजा अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नतीजा ये है कि डॉक्टर आज काली पट्टी लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं और 24 घंटे में अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और जितने भी दोषी थे उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन और काम बंद की चेतावनी देते नजर आए हैं। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर है। आबकारी टीम के बिहार दौरे पर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। बिहार से लौटकर मिजोरम ये टीम जाएगी, अध्ययन करेगी और मिजोरम से आने के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी या नहीं, अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। बस्तर में शराबबंदी का सवाल नहीं उठता क्योंकि बस्तर में लोग पूजा पाठ में भी शराब का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा लेकिन शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। कवासी लखमा ने कहा है भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, इसलिए बैठक में नहीं आते और कमेटी में मेंबर भी नहीं भेजते। आज वो बात बोलना जल्दीबाजी होगा। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा, उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं बस्तर में कि वहां के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वो अब बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा किस प्रकार का कार्य। आगे बढ़ते बात करेंगे कांकेर की। पूर्व सांसद सोहन पोटाई का आज निधन हो गया है। कांकेर से 4 बार सांसद रह चुके थे सोहन पोटाई। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और उसके बाद ये जानकारी कि आज अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही, जहां अनियमित कर्मचारी की सभा बुलाई जा रही है। 12 मार्च को तोतनवा रायपुर में सभा होगी। बजट से नाराज हैं अनियमित कर्मचारी और सभा में आगामी रणनीति पर चर्चा की जानी है। अनियमित कर्मचारी संघ के लोग इसमें शामिल होंगे और आगे क्या रणनीति रहेगी आंदोलन को लेकर, ये इस सभा में चर्चा का विषय रहेगा। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने और जो निकाले गए नियमित कर्मचारी हैं उनको रोजगार देने की बात कही थी। इसी प्रकार क्या है, जो आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी हैं जिसमें थर्ड पार्टी होती है उसको बंद करने की बात कही है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 10 दिन तो दूर 4 साल होने के उपरांत भी और सरकार के अंदर अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, जॉब दर, मानदेय, सामयिक दर पर सामयिक, अंशकालिक, आउटसोर्सिंग ठेका, ये सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।
हम 12 मार्च 2022 को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से, एक सही तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार के समक्ष रखेंगे और इसके लिए हम एक ठोस रणनीति बनाने के लिए एक अनियमित सभा में सारे चर्चा करेंगे। देखिए, अनियमित कर्मचारियों के डेटा को मंगाया जा रहा है और उनको सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। अनियमित कर्मचारियों का ही एक पार्ट है जो शिक्षाकर्मी हैं, जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, या फिर जो हमारे पटवार हैं। इसके अलावा जो हमारे होम गार्ड के सैनिक भी अनियमित कर्मचारियों के एक पार्ट हैं। इनको समस्याओं का निराकरण किया गया है और शेष अनियमित कर्मचारियों की समस्या का भी निराकरण सरकार करेगी। और इधर बीजेपी के बूथ सम्मेलन करने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और इससे कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी भरोसा खो चुकी है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से इस समय तानाशाह बन चुके हैं। 15 साल की सत्ता की खुमारी अभी उनके सर से उतरी नहीं है 4 साल होने के बावजूद। तो मुझे नहीं लगता है कि बूथ लेवल पे उनको कार्यकर्ता मिलेंगे। और बूथ सम्मेलन कर ले, कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सुकमा से अब अगली बड़ी खबर, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो चुके हैं और जवान वापस कैंप में पहुंचे हैं। नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर है। 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी है। भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक मौके से बरामद किया गया है। सुकमा से जानकारी, जहां पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी, यानी कि नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक सामग्री जो कि नक्सलियों के हवाले से जब्त की गई है। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, अधिक जानकारी चाहेंगे इस पूरी मुठभेड़ को लेकर। जी, आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो है सुबह 7 से 8 बजे की डेट बताई जा रही है और मुठभेड़ के बाद में जवानों ने इलाके की सर्चिंग की और जवान जो है वापस सुरक्षित कैंप लौट आए हैं। इस पूरी मुठभेड़ के दौरान जो है 2 जवानों को मामूली चोटें लगी हैं। हालांकि जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि किसी गोली नहीं लगी है, लेकिन जैसी आईडी जो है बीजीएल के ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के जो छर्रे रहते हैं उस तरह से जवानों को 2 मामूली चोटें आई है। उनका जो उपचार कैंप में कर दिया गया है और साथ ही साथ इलाके की जब सर्चिंग की गई तो काफी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री जैसे बीजीएल वगैरह जो है बरामद की गई है। हालांकि जो है जो मुठभेड़ में शामिल जवान थे उनका कहना था कि 5 से 6 नक्सलियों को जो है उन्होंने गिरते देखा है, लेकिन वो काफी जंगल और घना वाला इलाका है और ताबड़तोड़ फायरिंग थी। इस दौरान जो है माओवादियों ने मौका पाकर जवानों को ले जाने में कामयाब हुए। इलाके की सर्चिंग करने के बाद जवान सूचित कैंप लौट आए हैं और मुठभेड़ जो है पूरी तरह से बंद हो गई है। और अभी थोड़ा देर के बाद में ही जो है पुलिस अधिकारी कुछ कह पाएंगे, क्योंकि मुठभेड़ के बाद में दरअसल वो इलाके में काफी सर्चिंग करनी पड़ती है और सर्चिंग के बाद जवान कैंप लौट आए हैं और कैंप लौट आने के बाद में ही पता चल पाएगा, पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी चलिए, यानी कि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। सत्यनारायण, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी कि कितनी बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर पहुंचे थे? सुबह जब हमारी बात एसपी सुनील शर्मा से हुई थी, उन्होंने घटना की पुष्टि की थी। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो प्रथम दृष्टया जो लगा कि करीब 30 से 40 की संख्या में माओवादी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस इलाके में माओवादियों का जमोड़ा देखा गया है, जिस तरीके से उस इलाके में जो है माओवादियों की बटालियन रहती है और फायरिंग हो रही थी, ऑटोमेटिक वेपन के साथ में फायरिंग हो रही थी, तो उसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि करीब 30 से 40 नक्सलियों की संख्या रही होगी। ठीक है, यानी कि अब यही इंतजार है कि आधिकारिक के तौर पे यहाँ पे कुछ पुष्टि इस मुठभेड़ को लेकर सामने आ पाए। फिलहाल शुक्रिया आपका सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर उज्जैन में 18 फरवरी को 18,82,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और दावा था कि आयोजन जीरो वेस्ट इवेंट है, लेकिन आयोजन के बाद दीपक और उसमें इस्तेमाल की गई रुई को निगम कार्यालय के बाहर फेंक दिया गया। कार्यक्रम में 21 लाख दीपक, 52,000 लीटर तेल, 25 लाख रुई की बत्ती और 600 किलो कपूर का उपयोग किया गया था। कहा गया था कि कार्यक्रम के बाद दियों को रिसाइकल कर मिट्टी के बर्तन और बाउंड्री वॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बचे हुए तेल को गौशाला में उपयोग किया जाना था। और इसके साथ ही दीपक को में जो रुई लगाई गई उसको भी बत्तियों से कागज और रजाई बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी दीपक और रुई निगम के कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर में तब्दील हो रही है। फिलहाल महापौर ने
फिर कहा है कि इनको फेंका नहीं गया है, इनको उपयोग में लाया जाना है। घर में तब्दील नहीं किया है। हमने दीपक को इकट्ठे करके अलग स्थान पे रखा है, रुई को इकट्ठा करके अलग स्थान पे रखा है। रुई का उपयोग तो हमारे नगर पालिका निगम का हमारा प्लांट है, जिसमें हम वेस्ट कपड़ों से पेपर बनाते हैं और हम ये कुछ हमारे जो आश्रय स्थल इसमें गद्दे रजाई वगैरह ही बनाते हैं। तो पिछली बार भी उसी में उपयोग करा था, इस बार भी उन दोनों कामों में उसको अलग अलग करके वहाँ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो दिए हैं उनकी पिछली बार हमने आकृतियां बनाई थी, तो कुछ आकृति बनाने के लिए किया था। इस बार ज्यादा मात्रा में हमारे दिए हैं, तो इनको हम इसके मिट्टी के मटके, गमले और आकृति बनाने में इनका उपयोग वापस से। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो दिए इस्तेमाल किए गए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जाना था, यानी कि रिसाइकल किया जाना था। लेकिन अभी भी ये वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ही निगम कार्यालय के पास जमा किए गए हैं, अभी भी इसको रिसाइकल नहीं किया गया है। हालांकि निगम की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ऐसे ही इन्हें यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, रिसाइकल इन्हें ज़रूर किया जाना है, लेकिन थोड़ा सा समय इसमें ज़रूर लग सकता है। दियों में इस्तेमाल की गई रुई को भी रिसाइकल किए जाने की बात सामने आई थी, साथ ही जो तेल इस्तेमाल हुआ उन्हें गौशाला में भेजा जाना था। इधर श्योपुर में खेत पर काम करने के दौरान एक किसान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला विजयपुर के बहनीपुरा गांव का, जहां सुबह किसान खेत में काम कर रहा था। इस दौरान बारिश हुई, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी तुरंत ही मौत हो गई। काफी देर बाद घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने खेत में तलाशी की, तो उसका शव वहां से बरामद किया गया। तो श्योपुर से ये घटना सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की अपने खेत में ही मौत हुई है। हालांकि इतना तेज कहर इस आकाशीय बिजली का कि उसे बचने का मौका नहीं मिला। मौके पर ही, घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई और काफ़ी देर तक जब वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को आशंका हुई कि कुछ अनहोनी हुई है। जैसे ही खेत में परिजन पहुंचे, यहाँ से शव बरामद किया गया है। तो बारिश के बाद ही खेत में आकाशीय बिजली गिरी थी। श्योपुर की घटना है। आगे बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। रानी गांव में राइस मिल में भीषण आग लग गई है। रानी गांव की घटना, जहां आग में लाखों का धान और चावल जलकर खाक हो चुका है। राइस मिल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। रतनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर की घटना है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रानी गांव में एक मिल जिसमें भीषण आग लगी, आग की लपटें तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। लाखों का धान और चावल यहां जलकर राख हो चुका है। तो भारी नुकसान की आशंका है। लाखों का सामान जलकर इस आग में खाक हो चुका है। हालांकि फौरन फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, कोशिश की गई कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन सामान को जलने से नहीं रोका जा सका। बिलासपुर की घटना है। रानी गांव में राइस मिल स्थित है जिसमें भीषण आग लगी, लेकिन किस वजह से आग लगी थी इस बारे में भी अभी तक खुलासा सामने नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की तफ्तीश लगातार की जा रही है। और आगे बात करेंगे गरियाबंद की। नेशनल हाईवे के किनारे जंगल में भीषण आग लग गई। जंगल में तेजी से बेकाबू आग फैल रही है और धवलपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। वन विभाग घटना से अभी भी अनजान है। वन्य प्राणियों को भी इस आग से नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी खास कदम वन विभाग की तरफ से नहीं उठाया गया है। माना जा रहा है कि वन विभाग को पता नहीं है कि जंगल में इतनी भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए, गरियाबंद के जंगलों की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे के किनारे का ये दृश्य, जहां तेजी से ये आग फैलती जा रही है। वन्य प्राणियों को ये आग सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक इसे बुझाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। धवलपुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंगल में भीषण आग लगी है। धीरे धीरे कर पूरे जंगल को अपनी चपेट में अगर आग लेती है तो वन्य प्राणियों को सीधा नुकसान होगा।
और रायपुर से अगली खबर, अनियमित कर्मचारी के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। कर्मचारियों को लेकर 24 विभागों की जानकारी नहीं मिली है। सीएम ने कहा है कि अलग अलग विभागों से जानकारी मंगाई गई है, समिति की बैठक भी हो गई है और 5 सवाल लगे हैं। उसमें इन कर्मचारियों की कैसे भर्ती हुई है, आरक्षण के नियम क्या थे, डेटा जब तक नहीं आता है कैसे ये फैसला लिया जा सकता है। विभिन्न विभाग अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है, 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आए या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इधर ग्वालियर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। होली के दिन गश्त पर निकले एसडीओपी संतोष पटेल ने सवारी गाड़ी न मिलने के चलते बरसात में हाईवे पर पैदल जा रहे बुजुर्ग दंपत्ति को गाड़ी में बैठाकर उनके गांव के पास उतारा। उतरते समय बुजुर्ग महिला एसडीओपी को किराए का 20 रुपए देने लगी तो एसडीओपी ने किराया लेने से भी मना करते हुए उन्हें होली और महिला दिवस की बधाई देते हुए मिठाई भी खिलाई। पुलिस का ऐसा व्यवहार देखकर बुजुर्ग महिला उन्हें दुआएं देती हुई घर रवाना हुई। एसडीओपी ने वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बुजुर्ग दंपत्ति को लिफ्ट देने के बाद मिली दुआओं का भी जिक्र किया है। और अब आपको दिखाते हैं सीहोर में महादेव की होली, जहां चमत्कारेश्वर मंदिर में चंदन जलाभिषेक के साथ होली शुरू हुई है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी महादेव के साथ होली खेली और इस होली में सिर्फ गुलाल और चंदन पानी से महादेव की होली खेली जाती है, जो 5 शिव मंदिरों में होली खेलने के बाद ही मध्य प्रदेश में मालवा का द्वार कहा जाने वाला सीहोर अपने पारंपरिक विरासत को लेकर बहुत अनूठा माना जाता है। यहाँ पूरे देश में होली के बाद धुलंडी की खुशी होती है, लेकिन यहाँ होली लगातार 5 दिन होती है और रबाब की होली से महादेव की होली बनने का ये सफर बहुत रोचक और यहाँ के लोगों को बिल्कुल महादेव में करता है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। ये बताइए, महादेव की होली कितनी महादेव की होली हमारे प्रिय गुरुजी ने, आदरणीय गुरुजी ने जो महादेव के प्रति जो अलख जगाया है, न सीहोर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, तो होली तो बनती ही है और सब लोगों को सजग कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ मैं कि हर बच्चे से बच्चा बूढ़े से बड़ा जल चढ़ाने में और उसमें विश्वास करने लगा है। बस मैं यही संदेश है क्योंकि महादेव खुद जागृत हो गए हैं, महादेव खुद जागृत हो गए हैं पूरे विश्व में कि हर जगह देश विदेशों में सब लोग एक लोटा जल चढ़ाने में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। मनोहर आई जुड़े, ये होली किस तरह का संदेश देती है? महादेव की होली अंतर्राष्ट्रीय संत प्रदीप मिश्रा ने सीहोर जिले की पूरी दिशा चेंज कर दी, इसलिए महादेव की होली सीहोर के लिए, सीहोर जनता के लिए एक महत्वपूर्ण हो गई। ये महादेव की होली हमारे यहाँ पहले इस होली का नाम नवाबों की होली थी, उसको बदलकर महादेव की होली रखा गया है। ये 2 वर्ष से यहाँ लगातार चालू है। आप लोग भी सब महादेव की होली मनाएं, मंदिर में जाकर चंदन का जल शिव जी को अवश्य चढ़ाएं। यहाँ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सभी जगह के लोग यहाँ आए हुए हैं। शिव भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि चंदन का 1 लोटा जल शिव जी को अवश्य चढ़ाएं।
इधर ओरछा में आज से कल तक श्री राम राजा सरकार दालन में से दर्शन देंगे। साथ ही साथ परंपरा के मुताबिक राम राजा सरकार दालान में झूले पर विराजमान हुए हैं। विशेष तिथियों में राम राजा सरकार गर्भगृह से बाहर आकर अपनी प्रजा को दर्शन देते हैं और तीज के पर्व पर 10 मार्च को दालान में ही सिंहासन पर विराजमान होंगे। भक्तों के साथ होली खेलेंगे और इसके लिए पुजारियों ने राजशाही दौर की चांदी की पिचकारियों को साफ किया है। 11 मार्च की सुबह चौथ को सुबह से भगवान फिर होली खेलेंगे और मंगला आरती के बाद गर्भगृह में चले जाएंगे। राम राजा सरकार साल में सिर्फ 3 बार दालान में आकर दर्शन देते हैं। उसमें 3 बार भगवान के जो है वो बाहर मंदिर से बाहर प्रांगण में आने का अवसर बनता है और ये भक्तजनों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो निकट से अपने जाके दर्शन कर सकें। ऐसा पहली बार होलिकाष्ट पर्व में पड़वा के दिन से पंचमी के दिन तक अर्थात 5 दिन तक प्रथम दालान में राजा सरकार जो है हमारे वो रहते हैं और 2 दिन उसके बाद द्वितीय दालान में निकल आते हैं तो वहाँ से जनता को सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरी बार ये रामनवमी में होगा और तीसरी बार दान जो तिथि होती है उस दिन भी उसकी परंपरा है। 3 बार सरकार जो है वो दालान में आती है। इधर राजधानी भोपाल के पुलिस लाइन में आज पुलिस कर्मियों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। आपको बता दें कि कल पुलिस दिन भर ड्यूटी में तैनात रही, जिसके बाद आज पुलिस वालों को होली खेलने की छुट्टी मिली है, जिसके बाद पुलिस जवानों ने परिवार के साथ जमकर होली खेली। और सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर जगदलपुर में परेड का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आजादी के 75वें महोत्सव पर सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर्स दिल्ली के इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिनों में तय करने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के इंडिया गेट से सीआरपीएफ विमेन डेयर डेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और देश के कई हिस्सों सहित छत्तीसगढ़ के भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 मार्च से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। क्योंकि एक सर्कुलेशन है जो अंदरूनी उड़ीसा और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर में स्थित है, जिसके कारण से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की चांसेस बने हुए हैं। फिलहाल अभी चूंकि इसके बाद में अभी तुरंत बारिश होने की संभावना नहीं है या बादल है ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है, इसके कारण से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में दोनों में क्रमशः वृद्धि होने की संभावना है। 15 मार्च से फिलहाल हवा की दिशा में परिवर्तन होने की संभावना है, जिसके कारण से प्रदेश में बारिश की शुरुआत। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।